चलो ओके डियर, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 इको. तो इन इकोनॉमिक्स today we are going to discuss about this chapter. It is related to story of Palampur. Of what is the Palampur? Palampur is a imagination village, not an actual village. It is the just imagination. So where we will discuss about the economical activities and non-economical activities. So in economics, activities are divided into two parts. One is economical, another one non-economic. Economical activity in simple words, we can say those activity are related to gain the profit. जो हम profit प्राप्त करने के लिए जो activity करते हैं, that is economical. और non-economical activities means the like those are not related to any profit, means for social work or like. Suppose I am a teacher. If I am teaching you, yeah, maybe I am taught a lecture with the student, so that is my economical activity. ठीक है? आर यू हियरिंग ना? सुन रहे हो? यस सर. ओके. तो दिस इज द इकोनॉमिकल एक्टिविटी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ओके. एज ए सेम टाइम इफ आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट माय चिल्ड्रन, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो डेट इज द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द एनी इनकम फ्रॉम देम. ओके. उनसे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है. तो इस एक्टिविटी को मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो नॉन इकोनॉमिकल हो गई. सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, इकोनॉमिकल. और एक ही डॉक्टर अगर सपोज एट द सेम टाइम वो अपने घर पे किसी अपने बच्चे फैमिली मेम्बर्स को देखता है और ही और शी इज नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम देम, तो वी कैन से दैट इज द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. ओके. तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज कंसिडर विद द मार्केट और नॉन मार्केट. मार्केट टू रिलेटेड एक्टिविटी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. or non-market means the related to agriculture sector, like means the from the field agriculture sites or like this. मैं तेज तो नहीं बोल रहा ना? फास्ट तो नहीं मेरी स्पीड? नो सर. ओके. तो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. तो फर्स्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू means the sectors. तो विल स्टडी लेटर ऑन चैप्टर 2. देयर आर 3 सेक्टर जो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होते हैं. जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी एंटायर कंट्री जितनी भी इनकम हमारे देश में हो रही है. अब व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, क्या क्या ऐसे सोर्सेज है जिनसे इनकम हो रही है. तो बेटा इनकम के सोर्सेज सपोज बैंक है, इनकम के सोर्स फ्रॉम द स्कूल है, एग्रीकल्चर फील्ड है. तो इनको एक क्राइटेरिया बना दिया गया है. ओके. फर्स्ट सेक्टर बना दिया है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. इन प्राइमरी सेक्टर सेकंड सेक्टर बना दिया डेट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड वन इज द टर्सरी और सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर हम सिंपल सी डेफिनेशन ले सकते हैं इन प्राइमरी सेक्टर कि व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को बिना मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं तो दिस इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर. लाइक अब जैसे में क्रॉप है, वीट है, एनी क्रॉप, एग्रीकल्चर साइड है, फॉरेस्ट टू रिलेटेड नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको मैंने डाइट यूज किया, देयर इज नो मॉडिफिकेशन. तो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या बेटा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर का. तो डेट्स वाई प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर. अब सेकंड की डेफिनेशन हम ले सकते हैं. फर्स्ट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट मॉडिफिकेशन यूटिलाइज कर रहे थे. ओके. अब जैसे विदाउट मॉडिफिकेशन वी कैन टेक द एग्जांपल क्रॉप है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, वीट है तो वीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं या मार्केट में सेल कर रहे हैं. ऑल दिस आर एक्टिविटी रिलेटेड टू प्राइमरी. सेकंड में क्या करते हैं हम, वी यूज नेचुरल प्रोडक्ट. नेचुरल प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज we change one product into या नेचुरल प्रोडक्ट into अदर प्रोडक्ट. अब इसकी डेफिनेशन है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन और इंडस्ट्रीज, कुछ भी दोनों में से, दोनों एक है, उसके द्वारा अगर हम उसको दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं ना, डेट इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर. सिंपल सा एग्जांपल, बीट को यूज किया मैंने, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, मार्केट में सेल किया, इट इज प्राइमरी पार्ट. ओके. उसी बीट को मैं जो फ्लोर मिले आटा की चक्की है वहाँ मैंने दे दिया, उससे आटा बनाया गया, उसमें कुछ और मिक्सअप करके चेंज इनटू द बिस्किट.
अब मॉडिफिकेशन हुआ ना बेटा, इंडस्ट्रीज का यूटिलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हुआ, तो विट चेंज इनटू द बिस्किट, तो बिस्किट विल बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और बेटा अगर ड्यूरिंग द लेक्चर इफ यू फील एनी डाउट तो यू मे बी आस्क, आपको कोई डर नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो ड्यूरिंग लेक्चर। अगर आपको लगता है कि सर ये मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, तो यू मे बी आस्क, ओके। क्योंकि रिवीजन चल रहा है, उस चैप्टर को मैं रिवीजन में भी लूंगा ना, तो और डीपली कर दूंगा आपके जब क्लास में ड्यूरिंग मॉर्निंग क्लासेज, ओके। तो इन दिस, जब व्हेन वी चेंज वन प्रोडक्ट इनटू अदर प्रोडक्ट, अब ये मैंने एक वीट का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉटन है। अब कॉटन को मैं क्या करता हूँ कि मॉडिफिकेशन करके सेल कर देता हूँ मार्केट में, और यू नो जो ट्रेडर्स है दे सेल इनटू द टेक्सटाइल मिल, जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे कपड़ा बनता है, क्लॉथ मिल होती है और टेक्सटाइल मिल होती है, उसमें सेल कर देते हैं। तो कॉटन चेंज इनटू द थ्रेड, थ्रेड चेंज इनटू द मे बी द सच क्लॉथ, और क्लॉथ में भी चेंज इनटू द शर्ट। तो शर्ट जो बनी ना, इट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। शर्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल। अब जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इट इज मेड अप बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, बट थ्रू द मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं इसमें इंडस्ट्रीज का यूटिलाइज हुआ है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ओके। अब जैसे हम ट्यूबलाइट, फैन है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर ही हो गया, ओके। अब थर्ड क्या होता है, डेट इज नोन एज द टर्सरी और सर्विस सेक्टर बोला जाता है। क्यों? इसके अंदर बेटा प्रोडक्शन नहीं होता। फर्स्ट में आपने देखा प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, सेकंड में मॉडिफिकेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, थर्ड वन देयर इज नो प्रोडक्शन। इसमें केवल सर्विस प्रोवाइड होती है बेटा। देयर इज द, ओके जस्ट अ वेट, ओके। इन सेकंड थर्ड सेक्टर देयर इज द ओनली सर्विस प्रोवाइड होती है। सर्विस मतलब कि इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मुझे जैसे सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई भी रॉ मटेरियल मुझे इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री लगाओगे तो कम्युनिकेशंस आर रिक्वायर्ड, तो देयर आर मेनी थिंग विच प्रोवाइड द सर्विस, केवल वो सर्विस देते हैं। तो दिस सेक्टर इन्होंने द सर्विस सेक्टर, इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, दे प्रोवाइड द हेल्प फॉर द बोथ सेक्टर, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ये एक सर्विस देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। अब ट्रांसपोर्ट, एक ट्रक यहाँ से 10 यूनिट ले जा रहा है किसी चीज की, जैसे 10 फोर व्हीलर ले जा रहा है, तो वो केवल एक ट्रांसपोर्ट एक सर्विस दे रहा है बेटा, 10 की 11 नहीं हो जाएगी ले जाने में रास्ते में। इट ट्रक इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस सेक्टर हो गया, ओके। तो सर्विस सेक्टर एक दो थर्ड सेक्टर होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड होती है, देयर इज नो सच प्रोडक्शन। अब जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंकिंग हो गया, जो लोन देगा इंडस्ट्रीज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग हो गया। कम्युनिकेशन हो गया, ओके, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर। तो दिस इज द एग्जांपल। अब इन तीनों की इनकम, इनकम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, इनकम फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, इनकम फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, तीनों का टोटल करेंगे तो कंट्री का जीडीपी आ जाएगा। ये अब ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं पता होना चाहिए व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, तो पूरा कंट्री इसी पे चलता है, ओके। प्रोडक्शन और डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन चैप्टर है। अब चैप्टर पे आ जाता हूँ। तो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पालमपुर विलेज। ये यूपी के अंदर एक पालमपुर विलेज है, तो इसकी लोकेशंस क्या रखी गई है, कैसा ये विलेज है। तो ये वेल कनेक्टेड विलेज दिखाया गया है, जिसमें सब तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। और 3 किलोमीटर जो रायगंज एक टाउन से, वो 3 किलोमीटर है पालमपुर से। तो और नंबर ऑफ कितनी एसटी और एससी फैमिलीज रहती है इस विलेज के अंदर, 450 बिलोंगिंग द सेवरल डिफरेंट कास्ट रहती है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन गिवन, ओके। तो इसमें प्राइमरी स्कूल कितने हैं, और अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कैसी है। तो इट इज द इंट्रोडक्शन गिवन ऑन द फ्रंट पेज, ओके। तो आप ये खुद भी स्टडी कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, देयर इज नो सच डिफिकल्टी यू विल फेस, ओके। जैसे सपोज प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल इज प्राइमरी स्कूल, उसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं कि वहाँ पे 1 to 5 के लेके स्कूल सेटअप है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या वहाँ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे डेयरी है, तो डेयरी यू नो। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट एक स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। तो
दिस आर द एग्जांपल्स आर गिवन। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से होती है, व्हाट इज द यूटिलाइज, फार्मर्स की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूटिलाइज है, तो दे में बी यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू रन द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल चलाने के लिए। अब ट्यूबवेल यू नो ना, व्हाट इज द ट्यूबवेल? यस सर। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इरिगेशन के लिए यूज की जाती है, दैट इज नोन एज द ट्यूबलाइट, ट्यूबवेल। ओके, अब दिस आर द इंट्रोडक्शन गिवन एट ए फ्रंट पेज। ओके, अब हम जो सेकंड पेज पे आ जाते हैं उस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी इससे क्या क्या सोर्सेज है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, गुड्स और सर्विसेज रिक्वायरमेंट, दिस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस चैप्टर का हम स्टडी करेंगे, तो इसमें ऐसे क्या क्या सेक्टर्स है जिसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन में जरूरी होती है। तो फर्स्ट वन इज द लैंड। लैंड, विदाउट लैंड प्रोडक्शन कांट पॉसिबल। भाई कोई भी प्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना है, लैंड इज रिक्वायर्ड। आप इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहोगे बेटा, तो लैंड इज रिक्वायर्ड। यू मे बी स्टार्ट द एग्रीकल्चर, लैंड इज रिक्वायर्ड। फॉर सेटअप एनीथिंग, इफ यू वांट टू सेट अप द स्कूल, if you are set up the schools or maybe the hospital, तो land always required। तो land is the first natural resources which required in production। agriculture production में हमें land चाहिए। ओके, अब land is fixed। आपको पता है कि कोई भी जगह जो होती है ना बेटा, land is the fixed, it is not flexible। ऐसा नहीं कि रबड़ की तरह जो हम खींच सकते हैं, बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। land is the fixed resources। land हमारे पास फिक्स होती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हाउ टू वी यूटिलाइजिंग द लैंड, हम उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, कैसे वैल्यू बढ़ेगी मैं बताता हूँ। कि जैसे सपोज वी आर यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली, तो उसके कोई भी अगर रेंट और मे बी चार्जेस देगा तो कम देगा। इफ सच लैंड वी आर यूजिंग फॉर द टू सेट अप द इंडस्ट्रीज, तो थोड़ी और वैल्यूज बढ़ गई इंडस्ट्रीज की वजह से। फिर हमें लगा कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां बना देते हैं, कमर्शियल पर्पज से यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, अपार्टमेंट बना देते हैं, तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैंड की हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ओके, लैंड की वैल्यू बढ़ाने पे डिपेंड है कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, लैंड को किस वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द लैंड। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्सेज और सच एज द वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स जो भी वहाँ पे ग्रो होते हैं और ये जो भी ये लैंड में मिलते हैं हमें, तो लैंड इज। अब हम एग्रीकल्चर इसके पर्पज से लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हमारे को पता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड पे प्रोडक्शन बढ़ाना है, सपोज एक्स वाई जेड कोई फार्मर्स है, जैसे सपोज मैं हूँ, हर्षवर्धन है, हर्षित है, शिया कवर है, तो दिस आर द डिफरेंट फार्मर्स। अब यू वांट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लैंड की साइज बढ़ा दो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हम एक तो उसमें क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करेंगे बेटा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मतलब जैसे मैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूटिलाइज करूंगा, अच्छा फर्टिलाइजर्स यूज करूंगा। ओके, आई विल यूज द पेस्टिसाइड, कोई मेरी क्रॉप में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगे तो मैं उसको पेस्टिसाइड यूज करूंगा। ओके, और मैं हाई लेवल ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम यूज करूंगा। तो थ्रू दिस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड नहीं बढ़ा सकते पर मेथड से हम प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं ना। वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो सपोज मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप ट्रेडिशनल मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हो, यानी आप अपने तरीके से जो पुराना मेथड है उसी से कर रहे हो, तो माय प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज कंपेयर देन यू, मेरा प्रोडक्शन आपसे अच्छा होगा। ये तो फर्स्ट वे इज द मॉडर्न फार्मिंग, थ्रू वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बाद में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द डिफरेंट मेथड थ्रू दिस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो मैं पहले बता दूं, फर्स्ट मेथड इज द मॉडर्न। सेकेंड, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। अब मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड क्या होता है? आप सोचोगे सर व्हाट इज द मल्टीपल। मल्टीपल जैसा नेम से पता है, मल्टीपल मोर देन वन क्रॉप, यानी हम उस हमारे पास एक किसी प्रोडक्शन के लिए एक ईयर होता है, डेट इज नोन एज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है इकोनॉमिक्स में। ओके, कैलेंडर ईयर किसको बोला जाता है? आप सोचोगे सर कैलेंडर ईयर हमने नहीं सुना, क्या होता है? फ्रॉम अप्रैल टू
टिल मार्च जो पूरा इकोनॉमिकल कैलेंडर चलता है, डेट इज नोन एज द कैलेंडर ईयर। तो ऐसे एग्रीकल्चर के अंदर एक पूरा ईयर होता है जिसमें हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर में विद इन ईयर आप कब से भी स्टार्ट कर लो। तो देर आर 3 पैटर्न्स ऑफ सीजन, 3 पैटर्न्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। फर्स्ट खरीफ पैटर्न, खरीफ। सेकेंड वन इज द रबी पैटर्न, RABI, रबी पैटर्न। थर्ड वन इज द जियात पैटर्न, जियात पैटर्न मतलब जियात सीजन। अब खरीफ सीजन क्या होता है, व्हाट इज द खरीफ सीजन? खरीफ सीजन का मतलब होता है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे मॉनसून स्टार्ट हुआ, ऑनसेट ऑफ मॉनसून हम क्रॉप को जो ग्रो करते हैं ना एट द एंड ऑफ जून मंथ, और हार्वेस्टिंग जो होता है ना ऑटम टाइम में होता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर के समय हार्वेस्टिंग होता है, जैसे अभी का जो पीरियड चल रहा है। तो इसकी मेन क्रॉप है, जस्ट वेट हियर, कुछ करें, क्लास चल रही थी इसलिए काट दिया। अच्छा यार पूछ लो ना, फ्रूट ले आओ यहाँ से, मैं तो लगेगा टाइम। तो ये चंद्रिया से ये तो लाने हैं, फ्रूट में क्या है, और मेरे को 15-20 लगेगा इसे टाइम, आधा पौन। हाँ चंद्रिया से फ्रूट आप वो ले जाओ ना, लेके जाओ फ्रूट ला, चाबी ले लो ये। चलो ओके डियर, कंटिन्यू। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो खरीफ पैटर्न होता है, तो हम खरीफ में जो क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रॉप को ग्रो किया, जैसे सोयाबीन है, इस पैटर्न की क्रॉप हो गई। आप चित्तौड़ में देख सकते हो मेज, मक्का है, लाइक दिस। तो इनको हार्वेस्टिंग करेंगे। अब ये क्रॉप जो होती है ना, इस क्रॉप के अंदर हमें इरिगेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रेन पे डिपेंड होती है बेटा, रेनी सीजन होता है ये टाइम। ओके, रेनी सीजन पे डिपेंड होती है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल रेन के चांसेस नहीं है, वो सब एरिया कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं? खरीफ। अब कुछ जगह अच्छा सा थोड़ा इरिगेशन सिस्टम डेवलप है, जैसे कैनाल से, वहाँ पे वेल सिस्टम है, पॉन्ड से, ये लोकेटेड है। तो वो क्या करेंगे, रबी क्रॉप, सेकंड क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ अक्टूबर नवंबर में। जो क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो सेकंड क्रॉप को ग्रो करेंगे, डेट क्रॉप इन होने द रबी सीजन। अब रबी के अंदर व्हीट क्रॉप है, मस्टर्ड है। जो सोविंग का टाइम है उसका नवंबर और नवंबर एंड और बिगनिंग ऑफ दिसंबर, उसमें वो सोंग करते हैं। सोविंग मतलब बोते हैं। तो एट द एंड ऑफ मतलब वो मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एट द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे व्हीट क्रॉप का हार्वेस्टिंग होता है उस समय। तो दिस क्रॉप इज नोन एज द रबी क्रॉप। अब ये क्रॉप वही होगी ना जहाँ इरिगेशन अच्छा है। अब हम बात करें कि जैसलमेर, चूरू, बीकानेर में ऐसी क्रॉप क्यों नहीं ग्रो होती? क्यों होगी बेटा? वहाँ इरिगेशन ही नहीं है। अगर मैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए 300-700 फीट तक होल करवाऊंगा, फिर भी पता चला कि पानी नहीं है, देयर इज टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीला होगा मेरे लिए। तो सच क्रॉप में भी ग्रो वेयर द गुड इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल। अब एक थर्ड क्रॉप होती है जियात क्रॉप। इट इज फॉर ओनली शॉर्ट समर सीजन। ये बहुत छोटे सीजन के लिए ग्रो होती है, ओनली फॉर 1 और 2 मंथ। अब इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे वेजिटेबल है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ग्राउंड नट है जो विद इन 60 डेज में आ जाए, आजकल हाइब्रिड मेज है, ऐसी। तो इनका ग्रोइंग टाइम है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, और इसका हार्वेस्टिंग जून में इनमें हो जाती है। विद इन 2 मंथ होती है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो दिस इज नोन एज द जेथ क्रॉप। अब एक चीज बताया कि मैं प्रोडक्शन, एक तो मैंने मेथड बताया डेट वाज द मॉडर्न फार्मिंग। सेकंड मेथड में बता रहा हूं आपको मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। यानी मेरा प्रोडक्शन पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ईयर में उतना ज्यादा होगा जितना मेरे पास इरिगेशन फैसिलिटी होगी। देखो, फार्मर्स कैन अरेंज द सीड्स, फार्मर कैन अरेंज द फर्टिलाइजर, फार्मर कैन अरेंज द पेस्टिसाइड, फार्मर कैन अरेंज द टूल्स, सब कर सकता है, बट इरिगेशन नहीं। इरिगेशन अगर अवेलेबल है उसी में। अब मैं सोच लूँ कि मैं जैसलमेर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी लेके आऊँ, तो कहाँ से लाऊंगा बेटा? आउट इज पॉसिबल। हर चीज़ तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, बट इरिगेशन नॉट अवेलेबल इन साइड मार्केट। तो विदाउट इरिगेशन, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का सेकंड वे है
डेट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड कब पॉसिबल है? जब गुड इरिगेशन फैसिलिटी होगी। तो थर्ड क्रॉप वहां ग्रो होती है, दोज एरिया आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जैसे रिवर के किनारे आप देखते हो वाटरमेलन, मस्क मेलन जो समर में आते हैं ना, खरबूजे, तरबूज, ऐसी चीजें खाने के लिए। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ जेड क्रॉप, ZAID, जेड क्रॉप होती है। तो दिस आर द 3 पैटर्न ऑफ क्रॉप। इट क्लियर? यस सर। ओके, तो हम फर्स्ट आ जाते हैं लैंड। तो लैंड इज लिमिटेड। अब लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंड जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है इन द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर विलेज के अंदर। अब हमारा इंडिया का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है या पता है आपको? एक इकोनॉमिक्स में फैक्टर होता है एवरेज इनकम। जानते हो बेटा एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज सर एवरेज इनकम ऑफ पर मैन, पर पर्सन। पर, यस सर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एवरेज इनकम पर पर्सन होती है। अब हम इसको किसी भी कंसर्न में फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्री से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ क्या है, एवरेज इनकम भी अच्छे कंपेयर देन अदर्स, पर एक सबसे बड़ा उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब नेगेटिव पॉइंट। आज मैं कुछ फैक्टर्स आपको चैप्टर से नहीं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो दिस आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। ओके, तो अब एवरेज इनकम क्या होती है? जैसे आपकी फैमिली है, अब फैमिली में देर आर 4 पर्सन हु इज द इनकम सोर्सेज, जो कहीं ना कहीं से कमा के लाते हैं फैमिली में। जस्ट एग्जांपल, ओके, 4 लोग हैं जो कमा के ला रहे हैं। ओके, एक की इनकम है 1 लाख, एक के 50,000, ओके, एक के 50,000, सॉरी, वन की 1 लाख और बाकी रेस्ट ऑफ की 25,000 ले लीजिए आप। तो टोटल इनकम कितनी होगी फैमिली में? 1,75,000। 1,75,000। ओके, अब इसको चलो 5% ले लो आप, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने में अच्छा रहेगा। 1,25,000 4% की, रेस्ट ऑफ 4% की 25 है और 1 लाख है, तो इट मीन्स 2 लाख रुपीज हो गए। 2 लाख। 2 लाख। अब 2 लाख का एवरेज इनकम क्या निकलेगी इस फैमिली की? सर 40,000। 40,000, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 40,000 एवरेज इनकम आ गई, तो हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि 40,000 सब अर्न कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ बेटा। यानी एक इंसान तो ऐसा है जो 1 लाख अर्न कर रहा है और बाकी 25,000, यानी 1/3 ही अर्न कर रहे हैं। तो अनइवन हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का, यस और नो? यस सर। अनइवन। अब हमारी कंट्री में हम देखेंगे ना, तो अगर आप टॉप 20 फैमिली में, परसेंट की बात नहीं कर रहा, टॉप 20 नेम अगर आप लिख लो ना कंट्री में कि दिस आर द टॉप 20 लिस्ट जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो इस कंट्री की 70% से ज्यादा जीडीपी वो लोग दबा के बैठे हैं, केवल 20 इंसान। रिलायंस फैमिली ले लो आप, कितनी बड़ी बड़ी फैमिली ले लो जिनके पास करोड़ों की इनकम है। तो हमारी जीडीपी का तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। यानी 20 लोग पूरे टॉप जो कितनी परसेंट जीडीपी कंट्री की लेके बैठे हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ क्या है? कुछ भी नहीं उनके पास। तो बचा हुआ 60 जो भी परसेंटेज है, 30 या 40 भी मान लो, वो रेस्ट ऑफ पीपल के पास है। तो किसी भी कंट्री में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो कैसे डेवलप होगी? आज आप और मैं हूं, ठीक है, वी एबल टू अरेंज द रिसोर्सेज, आप और हम रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी कंट्री की जो एवरेज इनकम निकल रही है ना, इट इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन मी, वो मेरे पे भी लागू हो रही है, और वो एक ऐसे इंसान पे भी लागू हो रही है जो बेगर है, भिखारी है, जो रोड पे भीख मांगता है, फिर भी उसकी एवरेज इनकम उतनी आ रही। क्या रियल में वो रिसोर्सेज अरेंज कर पा रहा है? क्या? प्लीज, देयर इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम बैक साइड डियर, प्लीज अवॉइड इट। तो उन जो फार्मर्स से कितने मीडियम फैमिली है, देर आर लो बैकवर्ड क्लासेस, उनकी इनकम हमारी इनकम को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जहां तक किसी भी कंट्री में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा ना, तो कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। ओके, तो लैंड के बारे में ये मैंने एग्जांपल दिया कि पालमपुर विलेज के अंदर भी ऐसा ही था। कैसे? 80% जो लैंड थी ना विलेज की, इट इज होल्ड बाय ओनली 20% पॉपुलेशन, जस्ट एग्जाम। और 20% लैंड जो है वो 80% में डिस्ट्रीब्यूट है, तो अनइवन हो गया। यानी एक फार्मर ऐसा है जिसके पास 100 बीघा लैंड है और अदर फार्मर ओनली 2 और 3 बीघा है। तो वे
such uneven distribution of land you may be seen inside the villages. तो इस पालमपुर विलेज के अंदर भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। तो लैंड से रिलेटेड हमने डिस्कस किया, लैंड रिसोर्सेज क्यों यूटिलाइज है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, और हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पालमपुर विलेज। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेबर। तो यू नो फॉर प्रोडक्शन लेबर ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब लैंड से जो मिलने वाला चार्ज क्या होगा, दैट विल बी रेंट। रेंट ही मिलता है ना लैंड से। सपोज आप अपना हाउस हो किसी को दोगे तो आप रेंट मिलेगी, लैंड को दोगे तो रेंट मिलेगी। तो लैंड से जो इनकम सोर्सेज है दैट विल बी रेंट। सेकेंड है लेबर। फॉर प्रोडक्शन लेबर इज रिक्वायर्ड। हर जगह मशीन वर्क नहीं कर सकते, और मशीन भी वर्क करेगी तो टू हैंडल द मशीन मैन पावर इज रिक्वायर्ड। भाई हम तो चाहिए ना मशीन चलाने वाला, तो ऐसे तो होगी नहीं कि ऑटो मशीन हो, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज मेन पावर इज रिक्वायर्ड। ओके, हर काम मशीन से नहीं हो सकता। तो लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब लेबर कैसे चाहिए, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम लेबर आर रिक्वायर्ड, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ अदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है जैसे वीडिंग होती है तो लेबर इज रिक्वायर्ड। तो विदाउट लेबर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप इंडस्ट्री ले लो, लेबर ऑलवेज रिक्वायर्ड, कोई भी चीज ले लो, लेबर ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो लेबर इज द रिसोर्सेज विल डू द वर्क, और सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। अब लेबर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड। स्किल्ड दोज आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर वर्क, अनस्किल्ड जो किसी वर्क में एक्सपर्ट नहीं होते। लास्ट 10 मिनट्स है, डजंट मैटर। योर नेक्स्ट क्लासेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम 6:45 ना। Yes, sir. तो मे आई टेक योर क्लासेस कंटिन्यू, क्योंकि मेरा टाइम तो वैसे Yes, 6। sir. ओके ना, चलो डजन बेटा। तो एक होते स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड। अब आप देखोगे बेटा, एक जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है बिल्डिंग का। अब एक लेबर अनस्किल्ड है, अब वो कितनी सारी ब्रिक्स सिर पे रख के, कितनी हाइट पे रिस्क लेके चढ़ के जाता है, वहां जाके रख देता है, कंस्ट्रक्शन में डेली वर्क कर रहा है, 8 o'clock टू टिल 6 PM वर्क करता है। ओके, डेट इज द अनस्किल्ड लेबर। ये हमारे यहाँ की अनस्किल्ड लेबर की स्टोरी हो गई। ओके, सेकंड लेबर है स्किल्ड। अब स्किल्ड में जैसे इंजीनियर आ गया, वो दिन में केवल 1 और 2 टाइम आता है, ओनली फॉर फ्यू मिनट आया, उसने बिल्डिंग को चेक किया, कई मशीन लगाई, व्हाट अमाउंट ऑफ सीमेंट और कंक्रीट वी आर यूजिंग और नॉट, मशीन से चेक किया और घर चला गया। ओके, तो पता चलेगा कि जो इंजीनियर आया था उसकी सैलरी है 1 और 2 लाख रुपीज, और जो 8 आवर्स वर्क कर रही है उसकी सैलरी है 600 और 500 रुपीज पर डे, मीन्स वी कैन से 15,000 पर मंथ। ये होती है ना दिक्कत। दिस हैपेंस इन आवर कंट्री ना, ये हमारी कंट्री ना बेटा। Yes, sir. हाँ, जो सुबह से शाम काम करता है, क्यों? क्योंकि वो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको कुछ चीज आती नहीं है। एक कारीगर है, एक जो इंजीनियर है जिसको बिल्डिंग बनाना आता है, उसको मैप बनाना आता है ड्यू टू द एजुकेशन। उसको एजुकेशन क्यों मिली? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे। एक पोअर इंसान है जो लेबर है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो उसको एजुकेशन नहीं मिली। तो इट इज देयर फॉल्ट और कंट्री फॉल्ट यार, उसकी क्या कमी है उसमें? और सपोज तो अनइवन इनकम तो नहीं होनी चाहिए ना, एक जने के दो, एक की सैलरी 2 लाख, एक की सैलरी ओनली 15,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट शुड बी फोकस ऑन डेट यार। गवर्नमेंट क्या करी, क्या आंखें बंद करके सो रही है क्या? है, गवर्नमेंट को जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया है, आप चित्तौड़ में मार्केट में घूम के देखना बेटा, देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इनसाइड द होटल्स जिनकी एज 14 इयर्स बिलो है। तो वी कैन मेक द लॉज बट वी कांट इम्प्लीमेंट द लॉज। हमारी कंट्री में कानून बनते हैं, लागू नहीं होते। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। अगर हम जहां तक इन जो अनइवन जो ये है ना बेटा, इस टाइप के सीन को ब्रेक नहीं करेंगे ना, तो इन फ्यूचर्स व्हाट हैपेंस। अब आप कहते हो कि किसी के पैसे लूट लिए, किसी का मर्डर कर दिया, दिस हैपेंस, न्यूज में हम पढ़ते हैं, व्हाई दिस इज गोइंग ऑन, ये क्यों होता है? दैट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से सच केसेस हैपेंस। अगर सोसाइटी में एक रिसोर्सेज ऐसा है कि बहुत नीचे रहता है और एक ऐसा रिसोर्सेज है जो बहुत ऊपर है जिसकी इनकम, तो जब इनका गैप इतना बढ़ जाएगा तो क्राइम विल बी डेवलप यार ऑटोमेटिकली। एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल, जैसे इन चित्तौड़ का लीजिए, वी आर लिविंग इन सच एरिया वेयर द गुड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। गुड तो नहीं कर सकते चित्तौड़ के मामले में, बट कंपेयर देन द रूरल एरिया इज गुड। ओके,
गुड मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल, गुड स्कूल्स आर अवेलेबल। मतलब स्कूल अच्छे का मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपको सब तरह के स्कूल्स मिल जाएंगे चित्तौड़ में। इनकम के सोर्सेज मिल जाएंगे हमारे बच्चों को। तो मुझे अपने बच्चों को भेजना है तो यहाँ कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 4 to 5 स्कूल जो अच्छे अच्छे हैं। तो वी कैन सेंड आवर चिल्ड्रन। मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे प्राइवेट के, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ मेरे आसपास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, ओके। आई एम लिविंग इन सच एरिया वेर इज द ऑल बेसिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल। मुझे पानी भी चाहिए, इट इज सप्लाई थ्रू द पाइपलाइंस और लाइक दिस ऑल द फैसिलिटीज आर, ओके। तो एक सोसाइटी का सिनेरियो हो गया लाइक दिस। अनदर वन इज द सच पर्सन इज लिविंग इन द स्लम बस्तीज और विलेज एरिया और रूरल एरिया। एक इंसान ऐसा है जो रूरल एरिया और स्लम बस्ती में रहता है। अब उसके पास आसपास गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ 5 to 10 बच्चे जाते हैं, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसके पास वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो उनके बच्चे और हमारे बच्चे की जो ग्रोथ होगी, तो देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ और नॉट। आई एम आस्किंग टू Yes, यू, sir. दिस दिस विल बी हैपन ना। तो उन ये किसकी गलती है? अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो दिस इज देयर फॉल्ट और आर फॉल्ट है यार। मतलब गवर्नमेंट की कमी है कि हमारी किसकी कमी है? सर गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की है। तो कुछ चीजें आज मैंने इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ाई, दिस आर द फैक्ट। चलो ठीक है, इन बातों पे आप ध्यान मत देना ज्यादा। कभी कभी मैं ऐसा ही एक मोरल लेक्चर दे देता हूँ, दिस आर ऑल आर द मोरल लेक्चर, क्योंकि हमारे देश में मोरल लेक्चर ही ज्यादा है, काम की बातें कुछ भी नहीं बेटा। या मोरल ही है। और कोई 5 years के लिए लीडर्स आते हैं, इलेक्टेड होते हैं। एक लीडर आया है, उसकी इनकम मान लो 1 करोड़ रुपए उसके पास है। आफ्टर 5 year जब वो अपनी पार्टी से रिटायर्ड होगा तो उसकी इनकम 1000 करोड़ पहुंच जाती है, लेकिन आज तक कोई क्वेरीज नहीं होती। वाई? दिस इज द सिस्टम। तो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द लेबर। लेबर कहाँ से आएगी इस विलेज के अंदर? लेबर कौन देगा? लेबर कहाँ से प्रोवाइड होगी? दोज पर्सन डजंट हैव एनी लैंड। अगर मैं ऐसे विलेज में रह रहा हूँ जहाँ मेरे पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, मेरे पास लैंड नहीं है, लैंडलेस पर्सन हूँ मैं इन पालमपुर, तो आई विल रेडी टू वर्क ऑन अदर फार्म। मैं दूसरे के फील्ड में वर्क करने को तैयार हो जाऊंगा। अब कभी कभी सपोज जैसे मुझे एडवांस में कभी पैसा चाहिए तो आई विल टेक द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब वो मुझे पैसा देगा तो इट विल टेक द हाई इंटरेस्ट रेट, ओके। अब हाई इंटरेस्ट रेट भी लेगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट भी पे करना है। प्लस में एक बाउंडेड हो गया कि जब भी वो मुझे कॉल करेगा मुझे उसी के फील्ड पे जाना है। अब आप सोचिए, अगर आपको पता है कि मैं 10% ऐसे हैं जब मैं उनको कॉल करूंगा तो वो मेरे पास वर्क करने आएंगे, तो क्या मैं उनको अच्छा वेजेस दूंगा कंपेयर देन अदर्स और लोग? आप बताइए। सर अच्छा दोगे। अच्छा दूंगा, यानी मुझे पता है कि वो मेरे सिवा कहीं भी नहीं जाएगा। सिंपल। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ओके। आप किसी दुकान से क्रेडिट पे सामान लेते हो, राशन आइटम फॉर एग्जांपल, क्रेडिट पे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी बाउंडेशन है, आप उसी दुकान से परचेस करोगे, बाकी दूसरे पे जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका क्रेडिट वहीं चलता है। आप मंथली उसका बैलेंस शीट देख लेते हो। तो क्या वो दूसरे से कम प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट देगा क्या? कभी कभी तो मैंने इतना तक देखा कि जो आइटम हमने नहीं लिए उसको भी ऐड कर देता है यार। आप क्या बात कर रहे हो? दिस हैपेंस और नॉट? कम नहीं, कम नहीं, यस। कम नहीं लेगा बेटा, वो ज्यादा ही लेगा। तो इस टाइप से एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का इन विलेज। जब मुझे पता है कि मैंने एडवांस मनी दे रखा है। अब जैसे आपने, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो अगर थोड़ा सा आप, मुझे नहीं पता कि आप सोच पाओगे नहीं पाओगे, बट थिंक अबाउट द क्लास 7, देयर वाज द चैप्टर ए सर्ट इन द मार्केट। पढ़ा था क्या बेटा? ए सर्ट इन द मार्केट, क्लास 7 चैप्टर 9? नहीं, चलो कोई बात नहीं। उसमें एक कैरेक्टर था सपना। सपना को क्या एक बाउंडेशन थी एक ट्रेडर्स के पास, यानी उसको अपनी कॉटन ट्रेडर्स को सेल करनी थी। तो दूसरे, या एनी क्वेरीज, देयर एनी क्वेश्चन? चलो, तो सपना की एक बाउंडेशन थी कि सिविल सेल देयर प्रोडक्ट कॉटन टू द पर्टिकुलर ट्रेडर। तो पता है मार्केट में दूसरे ट्रेडर से कम पैसा वो देता था। क्यों? उसको पता है कि सपना हैज नो सच सोर्सेज, मेरे अलावा उसका कोई दूसरा सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस लोन दे रखा है, इसलिए उसको क्रॉप मेरे पास ही सेल करनी है। डेट वाज द एग्रीमेंट, ये मेरा एग्रीमेंट हुआ था। तो फिर एक जब बाउंडेशन हो जाती है ना तो प्राइस अच्छी नहीं देता है।
तो दिस हैपन्स इन पालमपुर विलेज. अब रेस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो दो बच गए हैं, वन इज द फिजिकल एंड अनदर वन इज द इंटरप्राइजेस नॉलेज रिस्क. तो टुमारो विल डिस्कस जब भी मेरा पीरियड आएगा, या मैं क्लासेज में कल से, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, टुमारो विल स्टार्ट द डियर इकोनॉमिक्स चैप्टर. तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और कल से मैं रिवीजन में इसको इकोनॉमिक्स को ले लेता हूं. तो यू मे बी अटेंड योर क्लासेस दैट साइड. ओके, तो आई होप माय टाइम इज यस ओवर. सर. ओके डियर, कल मैं ये चैप्टर आपका 9th में स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग. थैंक्स डियर. ओके ओके. ओके. बाय. ओके डियर. थैंक यू सर. ओके बेटा. Good afternoon, dear student. Now today we are going to discuss about four factors of production. So in this we have discussed in previous lecture, two factors of production are land or labor. So land, you know, is fixed resources, and we can, by using the modern technology, we can increase the production only. Or labor is provided by in Palampur those who are landless, have no resources of income. Third factor we are going to discuss, that is the capital. Capital means the investment. So dear student, capitals are two types. One is the working capital, another one is the fixed capital. Okay. What is the working capital and what is the fixed capital? We'll discuss in deep. So working capital is required during production only. यानी हम इस पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वे इन्वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ओनली. और फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट एट ए वन टाइम ड्यूरिंग प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के दौरान इन्वेस्टमेंट जो होता है डेट इज़ ओनली वन टाइम. ओके. अब लेट ऑन टेक द एग्जांपल. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके. तो टेक द एग्जांपल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज, मोस्टली आर लोकेटेड इन योर चित्तौड़गढ़. So we are taking the cement industries example. In cement industries, those machine, buildings, these are the fixed capital. यानी during production will not pay the cost for that. एक बार investment होता है और will utilize for long period. बस maintenance is required. Okay. So these are the fixed capital. अब take the example like if you have purchased any machines to manufacturing the cement, so that is known as the fixed capital. What is the working capital? Working capital we can say that during production these are required. Like suppose we are producing the cement, so limestone is required, so that is known as the working production. Like when we start the production, we'll pay the cost of raw material like a limestone, gypsum. So these are the working capital. Another one example we can take the example of your school. In your school, building or fan, tube light, these are the investment of in fixed capital. यानी एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं हम और वी कैन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग पीरियड. ड्यूरिंग द सेशन नो इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड ऑन डेट. तो दिस इज द फिक्स्ड कैपिटल. अब व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल inside the classroom, that we can say कि during the teaching chalk is required. यानी जब टीचिंग चलेगी तभी हमें चौक चाहिए. तो इट इज़ द रॉ मटेरियल और इट इज़ द वर्किंग कैपिटल. यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द वर्किंग इट रिक्वायर्ड ओनली. क्लियर. अब टेक द अनदर वन एग्जांपल रिलेटेड टू पालमपुर. इन कंसर्न ऑफ पालमपुर वी कैन से इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इरिगेशन मशीन, तो दिस आर द फिक्स कैपिटल. यानी फार्मर एक ही बार इनमें इन्वेस्टमेंट करता है, हर सीजन हर ईयर में इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ओके. अब व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल इन कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन. तो लाइक ए सीड्स आर रिक्वायर्ड इन ड्यूरिंग ईच और एवरी सीजन ऑफ क्रॉप. खरीफ, रबी, जैद क्रॉप, हर बार हमें सीड्स चाहिए.
फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो दिस आर द वर्किंग कैपिटल, यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन दिस आर रिक्वायर्ड, आइदर देन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो दिस आर द फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल वी हैव डिस्कस। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन। तो आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट फैक्टर इज द इंटरप्राइजेस और रिस्क। सपोज वी हैव ऑल थ्री रिसोर्सेस to produce crop or for cultivation purpose or agriculture purpose, but we have no such risk or enterprises with the knowledge। अगर हमें ये नॉलेज नहीं है कि हमें कल्टीवेशन कैसे करना है, हाउ टू ग्रो द क्रॉप, कितने डीप पार्ट में जाके उसको हमें सीड्स को सोविंग करना है, कि ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा गहरा चला गया हो कि वो प्लांट मीन्स द सीड्स आउटसाइड द अर्थ सरफेस और मे बी द फील्ड के बाद सीड्स और प्लांट निकल के नहीं है, तो वी शुड बी नो अबाउट डेट। हमें नॉलेज नहीं होगा, वी कांट स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो इंटरप्राइजेज और नॉलेज ऑलवेज रिक्वायर्ड और इट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन बींग्स ओनली। ओके, another one is the risk required, we take the risk to grow the crop, to investment on the cultivational or agriculture field, risk always required, without risk you can't start any production। Okay, तो risk may be to earn the more profit or risk may be for a loss। अब रिस्क में कुछ भी हो सकता है, इट में बी लॉस और इट में बी प्रॉफिट, तो रिस्क ऑलवेज रिक्वायर्ड। देयर वर लॉट ऑफ पर्सन, अब रिस्क के रिलेटेड में एग्जांपल देता हूँ। देयर वर लॉट ऑफ पॉपुलेशन और लॉट ऑफ पर्सन इन आवर कंट्री who may be too much risk compared than the Ambani's rich persons or like, but Ambani was the person who taken the risk during the production। उन्होंने रिस्क ली और एक अच्छे बिजनेसमैन बने। ऐसे कितने लोग हैं जो रिस्क लेते हैं और वो बिजनेस में अपनी लाइफ में अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज है बट दे एनेबल टू टेक ए रिस्क नहीं ले पाते। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल रिस्क एंड एंटरप्राइजेस। ओके, अब टेक द एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू द एंटरप्राइजेस और नॉलेज। सपोज वी हैव द रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास ओशन वाटर है, अब वी वांट टू प्रोड्यूस द सॉल्ट ओनली। ओके, बट इन द लैक ऑफ नॉलेज वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट। अब जैसे कि हमें इंटरप्राइज और नॉलेज है कि हम कहीं भी एक गड्ढा करेंगे, उस पर ओशन वाटर फिलअप कर देंगे या ओशन वाटर वहाँ जाएगा, व्हेन ओशन वाटर विल बी एवोपरेट और रेस्ट ऑफ मे बी द सॉल्ट होगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। तो व्हेन वी नो अबाउट द प्रोडक्शन, व्हेन वी हैव द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन, वी कैन स्टार्ट द such business, any activities or any production। So these are the four factors, dear student, we have discussed today। Four factors of production are land, labor, capital and enterprises and risk। If you have any doubt, you may be share your queries through the WhatsApp। Have a good day, thanks।